गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और इसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे हीट के एंड टेम्परेचर के, हमने स्केल्स भी पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो थर्मल एक्सपांशन में आप इस वर्ड से परिचित भी हो। थर्मल एक्सपांशन से यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया और वो एक्सपांड होता है, या तो उसकी लेंथ बढ़ती हुई आपको दिखती है, या एरिया या उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ता हुआ आपको दिखता है। तो यही चीज़ है थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन होता क्यों है, इसकी वजह पे जाते हैं। तो जब किसी भी मटेरियल को आप हीट देते हो यानी आप एनर्जी देते हो। जब आप एनर्जी देते हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो एनर्जी दो पार्ट में हो सकती है मटेरियल में, यानी वो जब एब्जॉर्ब होगी तो उसके दो हिस्से हो सकते हैं। एक होगा कि एक्सपांशन हो, यानी कि मॉलिक्यूल से उनके बीच डिस्टेंस बढ़ती चली जाए थोड़ी 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 थोड़ी। तो अगर एल लेंथ है, अगर हम इसको डायग्राम बनाएं इस तरीके से, मान लेते हैं कि इनिशियल लेंथ है आपके मैटर की एल नॉट लेंथ है। अब इसके बीच ये बना किससे है? ये बना हुआ है मॉलिक्यूल से। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल से फॉर्म है, इनके बीच की एक डिस्टेंस है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स के बीच एक डिस्टेंस है। अब आप जब इसको हीट एनर्जी देते हो, ये एब्जॉर्ब होगी हीट एनर्जी और ये दो फॉर्म में जाएगी। पहला फॉर्म होगा एक्सपांशन यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर इसका आप डायग्राम बनाओ, तो इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच एक्सपांशन हो चुका है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। सभी मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गई और हर डायरेक्शन में बढ़ती है डिस्टेंस। इधर भी डिस्टेंस बढ़ती है और इधर भी डिस्टेंस बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ती है। कुछ मटेरियल को छोड़ दें, कुछ क्रिस्टल हैं जिनमें वो एक डायरेक्शन में तो बढ़ती है डिस्टेंस तो दूसरे में घटती है, उनकी बात हम बाद में कभी करेंगे। लेकिन इन जनरल 99% मटेरियल में ऑल डायरेक्शन में सभी मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ती है, तो लेंथ भी बढ़ जाएगी और उसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी, और अगर वॉल्यूम है तो पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये वजह है एक्सपांशन की, यानी थर्मल एक्सपांशन की वजह है एक्सपांशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हीट। और बाकी हीट का जो दूसरा पार्ट है वो वाइब्रेशन को यानी मोशन को बढ़ाता है, और इसका मतलब टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी हम अब यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपांशन की बात करेंगे। तो अब आप इस थ्योरी के बिहाफ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एक्सपांशन हुआ, यहाँ तो है आपका एल नॉट और यहाँ की लेंथ हो गई एल, तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन लेंथ है, यानी कि जो आपको मिल रहा है वो चेंज मिल रहा है बाद का एक्सपांडेड लेंथ माइनस इनिशियल एल नॉट। इसी को आप कह सकते हो डेल्टा एल। तो जो चेंज हुआ लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में, वो चेंज है आपका डेल्टा एल। यहाँ पर हमने लेंथ में लिया हुआ है, तो डेल्टा एल चेंज आया। अब ये डेल्टा एल चेंज किन बातों पे डिपेंड करेगा? सीधी सी बात है, ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा एक्सपांशन होगा। अब कोई कहे सर कैसे? भाई अगर ये छोटा होता और अगर आप टेम्परेचर देते 100 डिग्री सेल्सियस तो मान लेते हैं कि ये 1 मिलीमीटर एक्सपांड होता उतने में, लेकिन अगर इसकी लेंथ डबल है तो ये 2 मिलीमीटर एक्सपांड होता। ये 3 मिलीमीटर, इसकी लेंथ ट्रिपल है तो वही अगर मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर एक्सपांड हुआ, 20 सेंटीमीटर है तो इसका एक मिलीमीटर और इस एक्स्ट्रा 10 का इसका भी 1 मिलीमीटर यानी 2 मिलीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो तो 3 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब कि सेम टेम्परेचर देने पर अलग अलग लेंथ होने के कारण अलग अलग एक्सपांशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनिशियल लेंथ ज़्यादा है तो एक्सपांशन ज़्यादा मिलेगा,
और इनिशियल लेंथ कम है तो एक्सपांशन कम मिलेगा। यानी कि डेल्टा एल, जिसको हम एक्सपांशन या चेंज इन लेंथ भी कहते हैं, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लिख सकते हो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एल नॉट। ये एक बात हुई। अब आप 20 डिग्री टेम्परेचर दो, आप 50 डिग्री टेम्परेचर दो, आप 100 डिग्री टेम्परेचर दो, एक्सपांशन बढ़ेगा। सीधी बात है, आप कम एनर्जी दोगे तो कम एक्सपांशन, और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ज़्यादा एक्सपांशन। यानी टेम्परेचर बढ़ाना इन द सेंस इनडायरेक्टली आप हीट दे रहे हो उसको, तो आप कम हीट दोगे तो कम एक्सपांशन, ज़्यादा हीट दोगे तो ज़्यादा एक्सपांशन। तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर के भी ये प्रोपोर्शनल आने वाला है। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इन दोनों को कंबाइनली आप लिख सकते हो, तो मिलेगा आपको डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब एक कांस्टेंट आएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। आप ये अल्फा क्या है, ये एक कांस्टेंट है। क्या, कौन सा कांस्टेंट है ये है थर्मल एक्सपांशन कांस्टेंट, और ये लीनियर हम एक्सपांशन देख रहे हैं। थर्मल एक्सपांशन कांस्टेंट तो ये है, यानी कि थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन किस तरीके का एक्सपांशन हो रहा है, लीनियर हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि एक तरीके से ये लीनियर थर्मल प्रोपोर्शनलिटी, लीनियर थर्मल कांस्टेंट, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन कांस्टेंट, ऐसा भी इसको कह सकते हैं आप। हर तरह के वर्ड से आपको परिचित होना चाहिए कि कई नाम हो सकते हैं। जैसे फोर्स कांस्टेंट है, तो अब स्प्रिंग में भी फोर्स कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशन में भी फोर्स कांस्टेंट आएगा, कूलॉम्स लॉ में भी फोर्स कांस्टेंट आएगा। फिर उनमें कुछ टैग वर्ड जुड़ जाते हैं जो उसको बेटर तरीके से डिफाइन कर देते हैं। फोर्स ग्रेविटेशनल है तो आप कह देते हो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो आप कह देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट कह देते हो। इस तरीके से आप विथ प्रॉपर्टी इन कांस्टेंट को समझो। अब अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल भी लेंथ है और एल नॉट भी लेंथ है, सब फिनिश होकर 1 बाई डेल्टा टी। तो इसकी जो यूनिट आ रही है, इसकी यूनिट आपको मिल रही है केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब यहाँ पे मैं दोनों लिख रहा हूँ। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि केल्विन लिखेंगे, अब आप डिग्री सेल्सियस भी बताते हो, क्योंकि चेंज है। चेंज में केल्विन भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जितना चेंज केल्विन में होगा उतना ही चेंज डिग्री सेल्सियस में भी होगा, इसलिए आप चेंज में कुछ भी लिख सकते हो। आप प्रेफर करो केल्विन इनवर्स को ही प्रेफर करो। ये यूनिट हुई, और ऐसे ही आप डायमेंशन लिख सकते हो 1 बाई टी। ये डेल्टा टी टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर की क्या लिखते हो आप, केल्विन ही लिखते हो। या थीटा, समटाइम थीटा आ जाता है तो थीटा इनवर्स। तो ये आपका हुआ अल्फ़ा। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम और रीअरेंज कर सकते हैं, और इसको रीअरेंज करने के लिए हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो हमें पता है फार्मूला हमें मिला है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल को आप लिख दो बाद की लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, और आपको बाद की फाइनल लेंथ चाहिए तो L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। ये आपको मिलेगी फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा
डेल्टा टी, ये आपको मिलेगी लेंथ, फाइनल लेंथ मिलेगी। इसी तरीके से आप एरिया के लिए कर सकते हैं, यानी कि शीट है कोई जिसकी की थिकनेस नेग्लिजिबल है, लेंथ है उसकी और ब्रीड्थ है, तो उसमें भी एक्सपांशन होगा दोनों साइड में, तो एरिया एक्सपांशन आएगा इस केस में। तो आप एरिया एक्सपांशन के लिए सेम तरीके से फार्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया के लिए आप क्या लिखेंगे, चेंज इन एरिया, जैसे यहाँ चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू वही ए नॉट, जितना ज़्यादा एरिया होगा इनिशियली उतने ज़्यादा चेंज मिलेगा, डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा एरिया मिलेगा। कंबाइनली आप लिख सकते हो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी, और फिर आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है इसमें, वो आता है बीटा, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और अगेन आप यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, डेल्टा ए अपॉन बीटा डेल्टा टी। ये सरफेस एक्सपांशन का कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे क्या कहो, कोफिशिएंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा ए नॉट डेल्टा टी, तो इसको आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ सरफेस थर्मल एक्सपांशन, यानी कि ये सरफेस यानी कि एरिया इसमें एक्सपांड हो रहा है, तो सरफेस एक्सपांशन भी कह सकते हो। थर्मल वर्ड आना चाहिए, पता पड़े कि किस वजह से एक्सपांशन हो रहा है, तो सरफेस थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। इसकी यूनिट वही आनी है क्योंकि एरिया अपॉन एरिया कैंसिल, सिर्फ डेल्टा टी टेम्परेचर बचा, पर केल्विन यूनिट आएगी। तो ये हुआ आपका बीटा। अब तीसरा आता है आपका वॉल्यूम एक्सपांशन, थर्ड टाइप का एक्सपांशन आपका वॉल्यूम एक्सपांशन आएगा। वॉल्यूम में आप सेम तरीके से लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कंबाइनली आप लिख सकते हो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी, या आपको मिलेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, इसमें गामा आता है, गामा वी नॉट डेल्टा टी, और आपको इसमें गामा जैसे निकालना है तो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। ये वॉल्यूम एक्सपांशन का कांस्टेंट है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। इसकी भी यूनिट वही आएगी, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम फिनिश, तो नीचे आपका आ रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 1/T यानी कि केल्विन इनवर्स, इसकी भी यूनिट आएगी। वॉल्यूम एक्सपांशन, लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपांशन ही होगा, गैस में भी वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, क्योंकि अब इसमें लीनियर एक्सपांशन क्या निकालोगे, अब ये पूरा वॉल्यूम इनका बढ़ता है। और सॉलिड के केस में तीनों ही आपको केस देखने को मिल सकते हैं। जैसे रॉड है तो लीनियर एक्सपांशन आएगा उसमें, क्योंकि लेंथ ही मीजरेबल अमाउंट में बढ़ सकती है। कोई शीट है जिसकी थिकनेस बहुत कम है तो उसमें आपको सरफेस एक्सपांशन मिल जाएगा। और थर्ड आपका आएगा ये वॉल्यूम, तो ये किसी भी मटेरियल में जिसका अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक्सपांशन हो सकता है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, एक्सपांशन से जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है अपने को। पहला चीज़ है वाटर को अपन ले लेते हैं। वाटर की एक प्रॉपर्टी है, आपने जैसे पढ़ा कि आप टेम्परेचर दोगे यानी हीट दोगे तो एक्सपांशन होगा ही होगा, और सभी मटेरियल में होता है ऐसा। एक वाटर ऐसा है कि वाटर को अगर आप हीट देते हो तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर का वॉल्यूम घटता है और फिर बढ़ता है। यानी 0 डिग्री का वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस का अगर वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप ले जाओगे उसका वॉल्यूम घटता है। और देन उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 4 से लेके 100 डिग्री तक तो देन उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं वाटर के लिए।
आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इधर आपका है टेम्परेचर और ये है आपका डिग्री सेल्सियस में, इधर है इसका वॉल्यूम। स्टार्टिंग में 0 डिग्री का है वो, मतलब वाटर है बट 0 डिग्री सेल्सियस का, जैसे बर्फ़ से बस पिघला ही है और पिघल रही है बर्फ़, उस कंडीशन में जो वाटर होगा वो 0 का होगा। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम कम होगा और फिर बढ़ता है उसका, ऐसे आएगा ग्राफ। तो ये जहाँ पर सबसे कम वॉल्यूम है यहाँ आप लिखोगे 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वॉल्यूम कम तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर अगर आप बनाते हो ग्राफ, तो ये आपका टेम्परेचर हुआ डिग्री सेल्सियस में, ये आपकी डेंसिटी हुई। तो 4 डिग्री में डेंसिटी सबसे कम, यानी कि वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी ज़्यादा और फिर डेंसिटी कम होगी, ऐसे। यहाँ आप लिख सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डेंसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ होगा, जिस जगह होगा 4 डिग्री सेल्सियस, वहाँ वाटर की जो डेंसिटी होगी वो हाईएस्ट होगी। ध्यान रखना है 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी बढ़ती है, और 4 डिग्री के बाद टेम्परेचर तो बढ़ाते हैं हम तो वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटती है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है कि जो झीलें होती हैं ठंडे प्रदेशों में, तालाब होते हैं, वहाँ पर ऊपर बर्फ़ पहले जम जाती है और नीचे का पानी नहीं जमता है, इसलिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियाँ, खास करके मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। ये आपके बुक में क्वेश्चन भी आता रहता है। तो कैसे भाई, कोई भी तालाब है उसमें पानी है, अब ऊपर का सबसे पहले टेम्परेचर कहाँ का कम होगा, ऊपर का कम होगा। ऊपर का टेम्परेचर मान लेते 0 डिग्री पहुँच गया, ठीक है, 0 डिग्री पे ही बर्फ़ जमना चालू होगी, तो हवा का टेम्परेचर होगा 0। सबसे पहले आप जान लो, ऐसा नहीं कि पानी नीचे से 0 हो जाएगा, हवा 0 होगी तभी वो पानी को 0 ले जाएगी। तो हवा का टेम्परेचर हुआ 0 और अब वो पानी को टच कर रही है, पानी भी थोड़ी देर में 0 आ जाएगा। पानी जैसे ही 0 की ओर बढ़ेगा, तो अब ज़रा ध्यान देना, 4 डिग्री से 0 डिग्री की ओर हम जा रहे हैं। भाई मान लेते कि पानी का टेम्परेचर था 15 डिग्री था, हवा ठंडी हो गई, 10 डिग्री आई, तो थोड़ी देर में पानी का टेम्परेचर 10 हो जाएगा। हवा और ठंडी हुई, 4 डिग्री हुई, तो थोड़ी देर में पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री होगा, मैक्सिमम डेंसिटी में पानी पहुंच गया, ठीक, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 में। अब जैसे ही आप 4 से कम टेम्परेचर वाटर का होता है, ऊपर के पानी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी कम होने लगेगी, और बाकी नीचे के पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जैसे ही डेंसिटी कम होने लगेगी तो वो पानी ऊपर इकट्ठा होने लगेगा और 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाएगी, तो बर्फ़ ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से आप पाओगे कि ऊपर का पानी तो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा और नीचे का पानी बना रहेगा। इस प्रकार से मोटी लेयर बनती चली जाती है ऊपर, और नीचे आप पाते हो कि पानी बना रहता है, उसमें 4 डिग्री का ही पानी रहता है। ऑब्वियसली वो 4 डिग्री का है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, 4 डिग्री की हाईएस्ट डेंसिटी, तो सबसे नीचे रहेगा। और उससे कम डेंसिटी का वाटर या उससे कम डेंसिटी की जो आइस होगी वो ऊपर रहेगी, तो वो ऊपर आएगी। आप देख रहे हो आइस पहुँचते पहुँचते डेंसिटी बहुत कम हो गई, तो आइस सबसे ऊपर रहेगी। इस तरीके से कितना ही टेम्परेचर घटता जाए, बर्फ़ जमती जाएगी बट ऊपर रहेगी और पानी नीचे रहेगा। कितने डिग्री का पानी रहेगा नीचे? 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे रहेगा, इसलिए उसमें मछलियाँ जिंदा रहती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है, जो वुडन व्हील होता है, रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी की जो पहिया होता है, उस बैलगाड़ी के पहिए में पहले के ज़माने में जो लोहार होते थे वो उसमें रिम चढ़ाते थे लोहे की। वो रिम चढ़ा देने से क्या, वो मजबूत हो जाता था और कहीं भी उबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन में वो उसको आप इजीली चला सकते थे। तो वहाँ पे हम रिम यूज करते थे। अब रिम ऐसी पहनाई जाए उसमें कि वो भाई निकले नहीं, साल 6 महीने बाद पता पड़ा कि वो ढीला हो गया, लकड़ी का पहिया है वो घिस गया, तो रिम तो बाहर हो गई और फिर उसको टूटने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे हालात के लिए रिम ऐसी पहनाई जाए कि वो बिल्कुल उसमें फिक्स हो जाए, टाइटली फिक्स हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रिम का साइज़ पहिए के साइज़ जैसा ही लेते थे या उससे थोड़ा सा कम रेडियस का, यानी कि वुडन व्हील का जो रेडियस है उसकी रेडियस के इक्वल या थोड़ा सा कम लेते थे
रिम, आयरन के रिम, और अब उसको उसमें फिट करना है मजबूती से। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको गर्म करोगे। गर्म करोगे तो लीनियर एक्सपांशन आएगा उसमें, पूरी उसकी पेरीफेरी बढ़ जाएगी, यानी उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। अब जब वो गर्म है तो आप उस पहिए को उठाओ और उसमें फिक्स कर दो। फिक्स हो जाएगा क्योंकि एक्सपांड हो चुका है, वो पहिए की रेडियस से ज़्यादा रेडियस आ चुकी है, तो इसलिए उसमें ईजिली फिट हो जाएगा। और देन आपको क्या करना है कि उसमें पानी डाल के ठंडा कर दो। जैसे आप ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा और बिल्कुल फिट हो जाएगा पहिए में। इस तरीके से रिम मतलब वुडन व्हील में रिम फिक्स की जाती थी और वो बहुत लंबे टाइम तक चलता था। अब इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस और भी हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स पर आपने देखा होगा थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 मिलीमीटर के, 4-4 मिलीमीटर के गैप होते हैं, यानी कि जो रेलवे होती रेल होती है, यानी पटरी जो होती है, उन पटरियों के बीच में 2-2, 3-3 मिलीमीटर का गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है गैप? वो इसलिए छोड़ा जाता है कि गर्मी के दिनों में थर्मल एक्सपांशन होगा। किसका होगा? पटरी का होगा, क्योंकि वो स्टील की बनी हुई है तो वो एक्सपांड होगी टेम्परेचर से। ट्रेन चलती है उसके कारण भी हीट जनरेट होती है, उससे भी एक्सपांड होगी वो। तो अगर वो एक्सपांड हुई और वो कंटिन्यू आपने जोड़ रखा है सैकड़ों माइल तक, तो मुड़ जाएगी पटरी। एक्सपांड होगी तो कहीं ना कहीं इधर उधर तो जाएगी ही जाएगी, तो ऑब्वियसली वो मुड़ जाएगी। और अगर पटरी मुड़ गई तो इससे क्या होगा? डिजास्टर हो सकता है, ट्रेन पलट सकती है, आउट ऑफ ट्रैक हो सकती है, इसलिए वहाँ पर गैप छोड़ा जाता है। देन इसका कहाँ और यूज होता है? ठंडे प्रदेशों में आप देखो तो टैप वाटर नल जो होता है तो बहुत ख़राब होते हैं ठंडे प्रदेशों में, पाइप फट जाते हैं नलों के। जो वाटर सप्लाई होती है हर साल की वो प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनमें बर्फ़ जम जाती है। भाई 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ बर्फ़ जमेगी। स्टील है, स्टील का पाइप है, उसके अंदर पानी है, भरा ही रहता है, कहीं ना कहीं तो पानी भरा रहेगा। ठीक है, जहाँ कम हाइट होगी, ग्राउंड के अंदर होगा, वहाँ पानी उसमें भरा ही होगा। अब उसमें पानी भरा हुआ है, 0 डिग्री पे पहुँचा तो बर्फ़ बनेगा। और आप देखो ये ग्राफ से, डेंसिटी बर्फ़ की कम यानी वॉल्यूम ज़्यादा। इधर भी देखो ग्राफ में वॉल्यूम ज़्यादा, पानी से ज़्यादा वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम पहले था उससे ज़्यादा तो अब हो गया बर्फ़ का। और फुल पानी भरा हुआ है पाइप में। तो जब पाइप में पहले ही फुल वॉल्यूम कवर्ड है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? पाइप जहाँ भी वीक होगा वहाँ से क्रैक हो जाएगा। ये हर साल होता है ठंडे प्रदेशों में, हर साल की ये प्रॉब्लम होती है कि नल के पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। और इसका कहाँ पे आप एप्लीकेशन देखते हो? ये जो आपके बिजली के तार के खंभे हैं, टेलीफोन के तार के खंभे हैं, तो इनको कंप्लीट टाइटली नहीं बांधते। आप देखते हो थोड़ा सा लूज बांधे हुए होते हैं। क्यों नहीं करते ऐसा? कंप्लीट टाइटली क्यों नहीं बांधते? इसलिए नहीं बांधते कि ठंडी के दिनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर एक्सपांशन हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकता? वो सिकुड़ेंगे। अब फुल टाइट तो पहले ही आपने कर दिया, और अब थर्मल एक्सपांशन की प्रॉपर्टी के कारण इस बार टेम्परेचर कम करने थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा उसमें। स्ट्रेस बढ़ेगा यानी उसकी लेंथ ही कम होने जा रही है। अब जब लेंथ कम होगी तो या तो पिलर टूटेंगे, जिन पिलर में आपने कंप्लीट टाइटली बांध रखा, या तो वो पिलर टूटेंगे, या फिर क्या होगा कि वो वायर टूट जाएगा और ये फिर नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसमें थोड़ी सी मार्जिन रखते हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा लूज करके बांधते हैं, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो भी उसमें थोड़ी जगह बची रहे। वो कंप्लीट टाइट हो जाएगा बट टूटेगा नहीं। और अगर आपने कंप्लीट टाइट बांधा है वो ब्रेक आउट हो जाएगा, वहाँ से नुकसान हो जाएगा। तो ये कुछ डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं थर्मल एक्सपांशन का। इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमने अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ा, इनके बीच का एक रिलेशन भी होता है। जैसे आपका गामा है, अल्फ़ा है, बीटा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये एक आपका सम टाइम न्यूमेरिकल में इसको पूछते हैं। ये डेरिवेशन भी है बट अभी हाल फिलहाल ये डेरिवेशन आपका नहीं है, इसको बाहर निकाला हुआ। इस डेरिवेशन को इस साल सिलेबस कम किया है, इसलिए इसको हटा दिया। मैंने बता दिया कि कितना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।